हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल वी पाठशाला पर मैं आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी प्रशिक्षु वी पाठशाला चैनल विजिट करिए और अपने डीएलएड की प्रिपरेशन को और भी बेटर बनाइए। क्योंकि आपके वी पाठशाला चैनल पर सभी सब्जेक्ट को बिल्कुल डिटेल से चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है और सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, नोट्स बनवाए जा रहे हैं और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं। जितने सीरीज हैं उनसे आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं। प्लस आपका SCERT में जो क्वेश्चन दिया है उन्हें भी मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो आप जल्दी से भी पाठशाला चैनल विजिट करें और अपने डीएलएड की प्रिपरेशन को और भी बेटर बनाएं। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और अब तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है, हिंदी भाषा में ध्वनियों की पहचान एवं उनका सही उच्चारण। तो मैंने आपको नोट्स बनवा दी है और बिल्कुल डिटेल से पढ़ा दिया है कि हिंदी भाषा में ध्वनियाँ कितनी होती हैं, ध्वनियों के आपके पहचान, उनका सही उच्चारण तथा ध्वनियों का वर्गीकरण, स्वर और व्यंजन। फिर स्वर को मैंने बिल्कुल डिटेल से आपको बताया है, जितने भी इनके भेद हो सकते हैं उतने भेद। और आपको फिर मैंने व्यंजन की क्लास एक अलग से ली है, व्यंजन को मैंने बिल्कुल डिटेल से डिस्कस किया है। आपके यूपी डीएलएड को तो मेरी नोट्स कवर करेगी ही करेगी, बट आपका जो आने वाला यूपी टेट है, सीटेट, देखिए अब आप फर्स्ट सेमेस्टर में अभी से हैं तो अभी से आप अपने यूपी टेट की भी प्रिपरेशन लेकर के चलिए। क्योंकि अब आपका यूपी टेट कभी ना कभी आएगा ही और आपको देना ही है। तो आप हिंदी में भी आपका यूपी टेट में भी 30 नंबर की हिंदी पूछी जाती है और आपको तैयारी करनी ही करनी है। तो अभी से आप प्रिपरेशन करते हुए चलिए। तो चलिए आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं उन्हें हम आज ही क्लास में डिस्कस करेंगे, जो आपकी विद्या क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या व्यंजन है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि क्या जो है वह व्यंजन है, कैसा, अनुनासिक है या फिर सघोष है। अगला है सी, ओष्ठ एवं महाप्राण। डी है ये सभी। तो देखिए क्या जो है वो आपका अनुनासिक है और अनुनासिक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में पूछ रहे हैं कि प्रश्न नंबर 2 में है कि आधुनिक ध्वनि शास्त्र के दृष्टिकोण से वैदिक ध्वनियाँ कितनी है। तो देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका, इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आप कोई सीरीज लीजिए या कोई बुक लीजिए थोड़ा आप मॉडरेट लीजिए। देखिए आपको इसमें कितना जो है लैंग्वेज को डिफ़िकल्ट बनाया है, थोड़ा टिपिकल बनाया है। क्योंकि आगे जो आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो थोड़े मॉडरेट हैं और सारा कुछ लैंग्वेज का ही खेल होता है। तो देखिए वैसे सीधा सीधा पूछा जाता तो आप बता देते कितनी ध्वनियाँ हैं। अब देखिए इसमें कितना अच्छे से पूछा है कि आधुनिक ध्वनि शास्त्र के दृष्टिकोण से वैदिक ध्वनियाँ हैं। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं, 52 या फिर बी है 53 और सी है आपका 54 और डी है 56। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और मैंने आपको पढ़ाया है कि ध्वनि कितनी होती है। तो ध्वनि कितनी होती है, 52 होती है। तो आपका राइट आंसर होगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले ये वाला जब आग लगाते हैं तो आज चिन्ह, यहाँ पर जो ये चिन्ह है इसके सहित वाला, अब इसे मैं आपको पढ़ाई थी जब आपको व्यंजन और स्वर पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने बताया था कि ये क्या है, आगत है। जो विदेशी भाषाओं से अपनी हिंदी भाषा में जितने भी व्यंजन या फिर स्वर लिए गए हैं उन्हें हम आगत ध्वनियाँ कहते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर है आज चिन्ह का व्यवहार हिंदी में होने लगा है। तो ये किस भाषा से है। तो देखते हैं, आपका पहला ऑप्शन है फ्रेंच भाषा, बी है अंग्रेजी भाषा, सी है जर्मन भाषा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा फ्रेंच भाषा से यह हिंदी भाषा में आ गया है, इसीलिए इसे आया है तो इसलिए क्या कहते हैं, इसे आगत, क्या कहेंगे, आगत। चलिए आगे देखते हैं। अगला
अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि सन्यासी शब्द का सही उच्चारित रूप है। तो ऑप्शंस हैं समधन्यासी या फिर समन्यासी। आधा माह है यहाँ पर देखिए पूरा माह है। जब हलंत लगता है ना आपका, हलंत का मतलब है कि ये आधा माह लिखा गया है। अब अगर इसी में हम आ लगा दें, आ जोड़ दें, तो अब ये क्या हो जाता है, पूरा माह हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए समन्यासी है और यहाँ पर है आधा माँ लगा है, समन्यासी या फिर सन। अब देखिए ना में आधा ना कर दिया है, न्यासी सन्यासी हो जाएगा यहाँ पर। और डी है आपका संन्यासी। तो आपका राइट आंसर होगा डी संन्यासी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। तो सुंदर लेखन अभ्यास के लिए उपयुक्त रहेगा। ऑप्शंस हैं श्रुतलेख लिखाना, बी है कहानी लिखाना, सी है अनुलेख लिखाना या डी है प्रतिलेख लिखाना। तो आपका राइट आंसर होगा श्रुतलेख लिखाना। श्रुतलेख लिखाने से जो है लेखन सुंदर होता है और इसमें लिखने का अभ्यास और भी अच्छा हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये 2015 बीटीसी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कि लिपि विकास की प्रथम सीढ़ी है। तो लिपि विकास की प्रथम सीढ़ी है, आप लोग सभी बताइएगा, वर्ड लिपि है या फिर अक्षर लिपि है, सी है चित्र लिपि, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा वर्ड लिपि। वैसे तो इसमें चित्र लिपि भी हो सकता है क्योंकि लिपि का जो विकास हुआ था वह चित्र के माध्यम से ही हुआ था, लेकिन आपका जो राइट आंसर है, जो आयोग ने माना है, आपके जो पीएनपी ने माना है, उसे वर्ड लिपि को माना है और हम वर्ड लिपि पर ही टिक लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 की ध्वनि लिपि के विकास में पहला चरण था। तो ध्वनि लिपि के विकास में पहला चरण है, देखते हैं कौन, शब्द है या फिर चित्र, वर्ड या फिर ये सभी। तो सबसे पहले देखिए पहले क्या आता है आपका, वर्ड आता है। वर्ड से आपका आता है, वर्ड से बनता है शब्द, फिर शब्द से बनता है वाक्य, है ना। तो देखिए ध्वनि, यहाँ पर ध्वनि है, फिर ध्वनि से वर्ड। तो ध्वनि लिपि के विकास में पहला चरण है आपका वर्ड और राइट आंसर है सी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है अर्धसंवित स्वर है। तो अर्धसंवित स्वर है, देखते हैं ऑप्शन ए औ या फिर ए ओ, सी है आ, डी है ई आ। तो देखिए अर्धसंवित मतलब आपका मुख, ये मुख के आधार पर, जैसे मुख कितना खुलता है, किस स्वर के बोलने पर, किस स्वर का उच्चारण करने पर मुख कितना खुलता है, जैसे होठ होगा आपका, है ना, तो उसके आधार पर है। और आपका अर्धसंवित होता है ए औ। और अगर आपको बिल्कुल डिटेल से इन्हें पढ़ना है तो आप वी पाठशाला के प्लेलिस्ट में जाइए, फिर वहाँ पर आपको हिंदी की प्लेलिस्ट मिलेगी और मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया है। अगर आप वहाँ पर पढ़ लेते हैं तो आपका डीलेट तो कवर होगा ही कवर होगा, साथ ही साथ आपका यूपी टेट के भी जितने आपको पॉइंट्स हैं वहाँ पर सभी क्लियर हो जाएंगे। आपको यूपी टेट के लिए फिर से हिंदी नहीं पढ़नी पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, ध्वनि शब्द का अर्थ होता है। तो ऑप्शन है बोलना, बी है शोर करना, सी है आवाज करना या डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ध्वनि शब्द का अर्थ है बोलना, शोर नहीं करना और आवाज करना। तो आपका राइट आंसर होगा सी आवाज करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 में पूछ रहे हैं, मतलब 10, कि भाषा शब्द बना है, भाषा शब्द किस धातु से बना है। तो ऑप्शंस हैं भाष धातु से, बी है भाव धातु से, सी है भाष धातु से या डी है इनमें से कोई नहीं। तो भाषा जो है वह भाष, संस्कृत के भाष धातु से बना है। चलिए आगे देखते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 और प्रश्न नंबर 11 में कह रहे हैं कि भाषा का प्रारंभ होता है किससे,
वर्ड से या फिर शब्द से, ध्वनि से या फिर वाक्य से। तो आपका राइट आंसर होगा, जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया है ध्वनि को कि भाषा का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए कहाँ से होता है। तो भाषा का प्रारंभ होता है आपके ध्वनि से। कभी भी आप वर्ड से मत करिएगा अगर आपके ऑप्शन में ध्वनि रहे तो। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में कह रहे हैं कि हिंदी भाषा की समस्त ध्वनियों को मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो हिंदी भाषा की समस्त ध्वनियाँ जितनी हैं उन्हें कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक होता है आपका स्वर और दूसरा क्या होता है, व्यंजन। क्या होता है, व्यंजन। तो एक है स्वर और दूसरा है आपका व्यंजन। ठीक है, तो 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। अगर आपको स्वर व्यंजन पढ़ना है तो आप क्लास में जाइए और बिल्कुल डिटेल से पढ़िए। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 13। अशुद्ध उच्चारण का कारण है। तो देखिए अशुद्ध उच्चारण का कारण क्या होता है। ध्वनि लोपन, मतलब ध्वनि का लोप कर दीजिए तब ध्वनि का उच्चारण गलत हो जाएगा, अशुद्ध होगा। या फिर हकलाना एवं तुतलाना, अगर कोई बच्चा हकलाता है या तुतलाता है तो वह अशुद्ध उच्चारण करता है। सी है ध्वनि का सही ज्ञान न होना। अगर बच्चे को सही ध्वनि का ज्ञान नहीं है तब भी वह उच्चारण गलत करता है। जैसे कोई कोई बच्चे होते हैं ड़ा को क्या पढ़ते हैं, रा पढ़ते हैं, ड़ा को क्या पढ़ते हैं, रा पढ़ते हैं ना। तो वहाँ पर वह सही उन्हें ध्वनि का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वह, और देखिए वा को क्या पढ़ेंगे, बा पढ़ते हैं, तो वह क्या करते हैं, अशुद्ध उच्चारण करते हैं। तो ये तीनों कारण हैं अशुद्ध उच्चारण के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में कह रहे हैं कि स्वरों की संख्या है। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए कि मैंने आपको स्वर की संख्या कितनी पढ़ाई है। तो चलिए जल्दी से ऑप्शन में आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। आपका पहला है 13, बी में है 15, सी है 11 और डी है 18। तो आपका राइट आंसर होगा सी, 11 होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहे हैं कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या होती है। तो हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या होती है 33। हिंदी में जो मूल व्यंजन है वह होते हैं 33। बाकी के जो हैं आपके उक्षिप्त, संयुक्त और भी ऐड जो हुए हैं उन्हें छोड़कर जो मूल ध्वनियाँ हैं, जो मूल व्यंजन है वह 33 होते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है, 33। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अनुनासिक व्यंजन है। तो अनुनासिक व्यंजन क्या है, देखिए यमंगणनम है ना, यमंगणन आपको मैं पढ़ाई थी जब, तो यहाँ पर मैं बताई थी कि कैसे आपको याद किया जाता है। ये जो आपके अनुनासिक व्यंजन होते हैं तो उसमें कौन कौन से व्यंजन थे, या था है ना, और ला था, मा था, मा ना, या मंगड़ न, या मंग आपका अंग। तो इतने जो है यह सभी अनुनासिक व्यंजन हैं। यह अनुनासिक व्यंजन है। तो ऑप्शन है ञ, ड़ा, ना। तो ये सभी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में कह रहे हैं कि जल शब्द में समाहित स्वर वर्ग है। तो देखिए जल में जो है जल, अगर इसे हम आधा ज लिखेंगे तो ये होगा, फिर ला फिर क्या लिखेंगे आ, तो अब ये हुआ पूरा जा। ठीक है, फिर लिखेंगे हलंत ला और फिर लिखेंगे आ, तो ये क्या हुआ, इसको मिलाकर हो जाएगा ला। तो देखिए अब क्या हो जाएगा आपका जल। तो इसमें जो है जल में समाहित स्वर कौन है, आ है। क्या है, आ वर्ग है। तो आपका राइट आंसर होगा आ और बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अब हम अति लघुत्तरीय प्रश्न जो दिए हैं उन्हें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भाषा से क्या तात्पर्य है।
तो उत्तर है जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ध्वनि संकेतों की प्रणाली भाषा कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। देखिए मैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करूँगी क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से क्लास में पढ़ाया है और ये मैं सीरीज पढ़ा रही हूँ, तो सीरीज में जितना आपका दिया है उतना ही मैं आपको पढ़ाऊँगी। कहीं पर मुझे लगेगा कि गलत है या फिर जहाँ पर डिस्क्राइब करने की ज़रूरत होगी तो वहाँ पर मैं करूँगी। यहाँ पर सिर्फ आपसे इतना ही पूछा था कि भाषा से क्या तात्पर्य है, तो मैंने भाषा तो आपको बिल्कुल रटाया है कि भाषा क्या होता है, जिसकी सहायता से मनुष्य क्या करता है, अपने विचारों भावों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है। तो उसे ही क्या कहते हैं हम, ध्वनि संकेतों की प्रणाली को ही क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। मनुष्य जिसके द्वारा, है ना, ध्वनि शब्दों के द्वारा ही तो अपनी भाषाओं को, अपने भावनाओं को, अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते, तो वही क्या होगा, भाषा होगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, उत्तर है हिंदी भाषा की उत्पत्ति आपके संस्कृत से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? संस्कृत से मानी जाती है। प्रश्न नंबर 3 है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है। तो हिंदी भाषा आपकी देवनागरी में लिखी गई है और अगला जो आपका क्लास होगा उसमें हम देवनागरी लिपि को बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 4 कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो ध्वनि जो है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। कौन? ध्वनि। ध्वनि जो है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। ध्वनि से आप क्या समझते हैं? तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब व्यक्ति क्या करते हैं, व्यक्ति ध्वनियों का उच्चारण करने लगते हैं तो उनके मुख से, मतलब उनके तंत्रियों से होकर के जो वायु निकलती है वह मुखांगों से घर्षण करते हुए निकलती है। तो जब वह घर्षण करते हुए निकलती है तो वह हवा जब घर्षण करती है तो घर्षण के कारण जो भी ध्वनि उत्पन्न होती है उन्हें ही हम ध्वनि कहते हैं और इन्हीं ध्वनि को वर्ड, फिर अक्षर, फिर आपका स्वर व्यंजन हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, ध्वनि से तात्पर्य भाषण ध्वनि अर्थात वे ध्वनियाँ या आवाज़ें जिनके प्रयोग द्वारा मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति वाणी द्वारा करता है, उसे हम ध्वनि कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 6 ध्वनि वर्गीकरण के मुख्य आधार बताइए। तो ध्वनि वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? तो ध्वनि वर्गीकरण के मुख्य 3 आधार माने गए हैं, पर मैंने आपको 6 से 7 आधार बताए हैं। जितना आपका चाहे पेट आप दे उसमें भी आपका यहीं से आएगा, और आप चाहे यूपी टेट दे, सी टेट दे, एस टेट दे, कहीं से भी दे, जो क्लास में आपका स्वर और व्यंजन का ली हूँ बिल्कुल डिटेल से मैं आपको सभी चीज़ों को बताई हूँ कि कितने कितने आधार पर ध्वनियों का, स्वर का, व्यंजन का वर्गीकरण हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं 3 दिया है, पहला स्थान, दूसरा प्रयत्न और तीसरा है करण। प्रश्न नंबर 7 है कि ध्वनि वर्गीकरण के आधार कौन से हैं? तो आंसर है ध्वनि वर्गीकरण के स्थान पर आधार निम्नलिखित हैं। पहला है काकल, दूसरा है कंठ, तीसरा है तालु, चौथा है मूर्धा, पांचवा है दंत, 6 है होष्ठ और 7वां है जीवा। तो ध्वनि वर्गीकरण के स्थान, उच्चारण स्थान पर आधार यही माने गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको कंटेंट समझ में आ रहा होगा। प्रश्न नंबर 8 में पूछ रहे हैं कि ध्वनि किसकी सहायता से उत्पन्न होती है? तो ध्वनि जो है वह वायु की सहायता से उत्पन्न होती है। देखिए मान लेते हैं ये आपका मुख है और यहाँ से जो है आपके कंठ, तालु, मूर्धा, यहाँ पर कांकल्य। तो देखिए जब आपके यहाँ फेफड़े से वायु निकलती है तो यहाँ पर घर्षण करते हुए निकलती, जब घर्षण करेगी तो क्या होगा,
आवाज़ आएगी और इन्हीं आवाज़ को हम कोई ना कोई प्रतीक दे दिए हैं, इन्हीं को हम ध्वनि कह दिए। आवाज़ को ही तो ध्वनि कहते हैं और इन्हीं ध्वनियों को हम प्रतीक दे दिए हैं। जैसे आ को आ बोलने लगे, ई को ई, है ना। तो जैसे आ वाला निकला तो इन्हें हम ऐसे लिख दिए, जब ई आपकी ध्वनि निकली तो उसे ऐसे लिख दिया गया। तो सबको एक एक प्रतीक दे दिया गया और यही ध्वनि बन गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 की ध्वनि के मूल तत्वों के नाम बताइए। तो आपका ध्वनि के मूल तत्व निम्न है। पहला है शुद्ध रूप, दूसरा है स्पष्ट रूप और तीसरा है तरंगता। क्या है? तरंगता। तो ध्वनि के मूल तत्वों के ये नाम हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जब आपका थोड़ा क्वेश्चन जो है वह लेवल बढ़ाए पूछने का। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में पूछ रहे हैं कि बलाघात के क्या तात्पर्य है। बलाघात से क्या तात्पर्य है? तो बलाघात जो है, जैसे आप कोई चीज़ बोल रहे हैं ना, जब जैसे मान लेते हैं आप कोई शब्द बोल रहे हैं या फिर वाक्य बोल रहे हैं, तो बीच में आप कोई शब्द पर ज़्यादा आप क्या करेंगे, फोर्स करके बोलेंगे, है ना। जैसे हम कहें कि हम विद्यालय जा रहे थे और अचानक वहाँ पर, ऐसे कह रहे हैं अचानक वहाँ पर, तो अचानक पे हम ज़्यादा बल दिए। तो जहाँ पर हम बोलते समय, जब हिंदी का वाक्य हम बोलते हैं तो जहाँ पर हम ज़्यादा बल का प्रयोग करते हैं, बल का क्या करते हैं, आघात करते हैं, ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, बलाघात। अब इसी में क्या हो जाता है, आ ला में जुड़ जाएगा, तो इसी को क्या कहते हैं, बलाघात। समझ में आया? जब किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, बलाघात। अभी मैंने जैसे बलाघात पढ़ा, या फिर उच्चारण, तो उच्चारण देखिए, चा पर मैंने ज़्यादा जोर दिया है ना, तो यहाँ पर बलाघात। जब कोई वक्ता बोलते हैं तो इस पे ध्यान दिया जाता है। आगे सारी चीज़ें बताऊंगी कि क्या है आपका, और भी डिटेल से, पर आप इतना जानते रहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 कि अभ्यंतर तथा बाह्य प्रयत्नों को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए आपसे एक नंबर में पूछ रहा है तो आपको ज़्यादा लिखना होता नहीं, और आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो देखते हैं उत्तर में, अभ्यंतर प्रयत्न कंठ से ओष्ठ तक के प्रयत्न अभ्यंतर प्रयत्न कहलाते हैं, और बाह्य प्रयत्न क्या है, कंठ से नीचे गले तक के प्रयत्न बाह्य प्रयत्न कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। प्रश्न नंबर 12 है कि स्वर यंत्रमुखी ध्वनि किसे कहते हैं। तो उत्तर है, स्वर तंत्र के मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है स्वर यंत्रमुखी ध्वनि कहलाती है। तो स्वर यंत्रमुखी ध्वनि किसे कहते हैं, स्वर तंत्र के मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है स्वर यंत्रमुखी ध्वनि कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 पे पूछ रहे हैं कि अनुस्वार ध्वनि किसे कहते हैं। तो अनुस्वार ध्वनि किसे कहते हैं, तो आंसर है, नाक द्वारा बोली जाने वाली वे ध्वनियाँ जिनके पहले स्वर आना जरूरी है अनुस्वार ध्वनि कहलाती है। जैसे अग, अगर हम अंग को अग लिखें, है ना, आ और गा, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, अग। अगर इसी में अनुस्वार लगा दे तो अब क्या पढ़ेंगे, अंग। तो अभी आपका क्या हुआ, ये अनुस्वार हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 कि अनुनासिक ध्वनि क्या है। तो उत्तर है, अनुनासिक ध्वनि वे स्वर हैं जो नाक एवं मुख से बोली जाती हैं। जो नाक और मुख के सहारे से बोली जाती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। सारे स्वर निरनुनासिक हैं एवं अनुनासिक दोनों होते हैं। तो सारे स्वर निरनुनासिक एवं अनुनासिक दोनों होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। गौशाला का सही उच्चारण है। तो गौशाला का सही उच्चारण क्या है, गौशाला। पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 कि बच्चा किस शब्द को टोलक पढ़ता है उसका सही उच्चारण है। तो टोलक, देखिए टोलक, इसका मतलब बच्चा क्या कह रहा था, ढोलक। क्या कह रहा होगा, ढोलक। तो टोलक को वो क्या, ढोलक को क्या पढ़ रहा है, टोलक। तो सही उच्चारण नहीं कर पा रहा है, तो इसका सही उच्चारण क्या होगा, ढोलक। आपको लिखना होगा और आपको 1 नंबर
मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 17 में कि भरत का सही उच्चारण है। लोग बोलते हैं ना भरत, लेकिन भरत नहीं होता, क्या होता है? भरत। क्या होता है? भरत। प्रश्न नंबर 18 है कि शास्त्री का सही उच्चारण है। तो शास्त्री कैसे लिखा जाता है? शास्त्री, है ना। तो शास्त्री का सही आपका ये होगा। तो आपका ये शास्त्री सही है और ये भरत सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में पूछ रहे हैं कि शासन का सही उच्चारण है। तो शासन का सही उच्चारण होता है शासन। शासन, क्या है? शासन। प्रश्न नंबर 20, कवि तथा मुनि का शुद्ध रूप। तो कवि को देखिए, कवि आप बोलते हैं पर लिखते क्या हैं हम? कवि। क्या लिखते हैं? कवि। और मुनि बोलते हैं पर लिखते क्या है? मुनि, है ना, मुनि। तो ये सही है मुनि और ये सही है कवि। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में है कि अनुस्वार के नियम लिखिए। तो अनुस्वार के नियम क्या होते हैं? आइए देखते हैं। उत्तर में यह एक नासिक की ध्वनि है। क्यों? क्योंकि यह नाक और मुख के सहारे से बोली जाती है, जिसमें नाक से अधिक सांस निकलती है। इसका लिपि चिन्ह है ये। ठीक, यह वर्ड के ऊपर बिंदु के रूप में लगता है, जैसे अंक, रंग आदि। जैसे मान लेते हैं आपसे एग्जाम में पूछ ले कि अनुस्वार को लिखने के नियम बताइए या फिर अनुस्वार क्या है, तो आप ये लिख सकते हैं और बहुत ही इजी आपको जो है डिटेल में, मतलब आपको वर्णन किया गया है बिल्कुल डिटेल, मतलब इजी वे में, मतलब आपको इजी वे में। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में कहा गया है कि भाषा व ध्वनि में संबंध स्थापित कीजिए। तो उत्तर है, भाषा ही एक ऐसा माध्यम अथवा साधन है जिसका प्रयोग करके मनुष्य अपने भाव विचारों को दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रकट करता है। चूँकि भाषा वाक्यों से बनती है, अतः हम कह सकते हैं कि भाषा एक ध्वनि अवस्था ही है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 की अनुनासिक ध्वनियों के संकेत लिखिए। तो अनुनासिक ध्वनियों के संकेत हैं, आपको देखिए लिखा है यहाँ पर अन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अन को अनुनासिक ध्वनि क्यों कहा जाता है? स्पष्ट करना है। तो देखते हैं, अन को अनुनासिक ध्वनि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी उत्पत्ति में नासिका मतलब नाक की भूमिका प्रदान करती है। नाक भी अपनी भूमिका प्रदान करती है, इसलिए इसे अनुनासिक ध्वनि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25 है कि समध्वनि मूलक शब्द क्या होते हैं? तो उत्तर में है कि ऐसे शब्द जिनकी ध्वनि समान प्रतीत हो और उनका अर्थ भिन्न हो, समध्वनि मूलक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्दों की ध्वनि करते समय सूक्ष्म अंतर होता है, जिन पर ध्यान न देने से वे समान ध्वनि वाले शब्द प्रतीत होते हैं, जैसे आभरण और आमरण। तो देखिए, समध्वनि मूलक मतलब एक जैसे ध्वनि हैं और उनका उच्चारण एक जैसे होता है, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, तो उन्हें हम कहते हैं समध्वनि मूलक शब्द। इम्पॉर्टेंट है, आपसे कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। तो देखिए, आपको सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए वही आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो सभी क्वेश्चन को पढ़ा करिए। आगे है, अनुनासिक ध्वनि किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो आंसर है अनुनासिक। अनुनासिक आपका ये जो पढ़ते नहीं आप चांद बिंदी, है ना, तो यह नासिक की ध्वनि है और इसका संकेत आपका यहाँ पर मैंने लिखा है, देख लीजिए, यही है। और जब स्वर बिना किसी अवरोध के नासिका से उच्चारित हो, तब ये स्वर अनुनासिक कहलाते हैं, जैसे कहाँ, यहाँ, वहाँ, हंस आदि।
तो आगे देखते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहे हैं कि ध्वनि का अर्थ व उत्पत्ति लिखिए। तो आप समझाइए कि ध्वनि का अर्थ व उत्पत्ति क्या है। तो आपके क्वेश्चन में, अगर आपके एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, तो आप आंसर लिख सकते हैं कि क्या उत्तर में, कि जिस प्रकार भाषा में भाषा के अंतर्गत केवल वाक् को ही स्वीकार किया जाता है, उसी प्रकार यहाँ ध्वनि के अंतर्गत केवल व्यक्त ध्वनियाँ ही गृहीत होती हैं। भाषा विज्ञान में ध्वनि का अर्थ मात्र उन सभी ध्वनियों से है जिसका प्रयोग मानव साधारण बोलचाल में करता है। संक्षिप्त में ध्वनि का सामान्य अर्थ है जो भी श्रवणेंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है या अनुभव किया जाता है, वह ध्वनि है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 में पूछा जा रहा है कि संघर्षी ध्वनियों के उदाहरण दीजिए। तो आंसर है गजब, जमीन, फरागत, खरीफ, फिराक, कसम, जहाज, खबर, अखबार, गजल, फकत, फारिग। तो ये है संघर्षी ध्वनि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 में कह रहे हैं कि ध्वनियों के गुण बताइए। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए कि ध्वनियों के गुण क्या हैं। तो उत्तर में है पहले मात्रा। सार्थक ध्वनि के उच्चारण में जो समय का परिणाम लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। और मात्रा के आधार पर मैंने आपको बताया था ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत स्वर, ठीक है। और सबसे कम समय में उच्चारित ध्वनि को एक मात्रा जो स्वर होता है उसे ह्रस्व कहते हैं, स्वर ह्रस्व स्वर। और कहते हैं जैसे आ, ई, उ, अगर 2 मात्रा लगता है तो आपका ह्रस्व दीर्घ होता है। और फिर अगर आपका 3 मात्रा का समय लगता है तो प्लुत स्वर होता है। दूसरा है सुर या फिर लय। व्यक्ति के भाव के अनुसार उतार चढ़ाव, जब भी कोई चीज़ बोली जाए, जैसे अगर सुख की बात है तो उसमें उसके उतार चढ़ाव हो, दुख की बात हो तो उसमें उतार चढ़ाव हो। ये नहीं कि दुख सुख हो चाहे जैसे उसे एक लाइन में ऐसे ही बोल दिया जाए, तो ऐसे नहीं होता है। जहाँ पर जैसे भाव हो उसी के हिसाब से उतार चढ़ाव दे करके लय के रूप में शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वाक्यों का प्रयोग किया जाता है और बोला जाता है। तो उतार चढ़ाव में बोलने को क्या कहते हैं, सुर कहते हैं। तीसरा है बालाघात। क्या है बालाघात? तो किसी शब्द के उच्चारण में जब किसी दूसरे अक्षर पर बल डाला जाता है उसे बालाघात कहते हैं। चौथा है विराम। तो बोलते समय एक ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि का उच्चारण कर आने पर थोड़ा ठहराव होता है, यह अल्प ठहराव ही विराम कहलाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ध्वनि के गुण समझ में आए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 की घोष ध्वनियाँ किन्हें कहा जाता है। तो उत्तर है घोष या नाद ध्वनियाँ उन ध्वनियों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में एक दूसरे के निकट होने के कारण उनके बीच से आती हुई वायु के घर्षण से कंपन उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 31। अगर आपको घोष ध्वनियाँ पढ़ना है तो आप क्लास में जाइए, जहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट आपके वी पाठशाला चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है आपकी हिंदी की, वहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से घोष, सघोष, अघोष जितने भी हैं उन सबको पढ़ाया है। उच्चारण करते समय कौन कौन से अंगों का उपयोग किया जाता है। तो उत्तर है उच्चारण करते समय नाक, ओठ, जिह्वा, दांत, गला, श्वास, नलियाँ जो हैं, तालु एवं फेफड़ों का उपयोग होता है। स्वरों के उच्चारण के समय मुख का रूप बदलता है। व्यंजन के उच्चारण के समय जीभ, दांत, ओठ व तालु का उपयोग होता है। ध्वनि को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए कंपन यंत्रों का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है आपका कि ध्वनियों के प्रकार बताइए। तो उत्तर है ध्वनियों का उच्चारण वायु के मुख से बाहर निकलते समय होता है। हिंदी में मुख्यतः ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन।
प्रश्न नंबर 33 है और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन की विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को उदाहरण सहित समझाइए। अनुनासिक स्वर जैसे कवर, झांसी। तो उत्तर है अनुस्वार आ, अनुनासिक जैसे अमृत, अलग अलग आ, विसर्ग आह जैसे अतः। तो ये था आज के सेशन में जो भी क्वेश्चन थे आपके विद्या क्वेश्चन बैंक में बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उन्हें हम आपके साथ डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम आपके नोट्स वाली क्लास लेंगे, बिल्कुल डिटेल से पढ़ाएंगे देवनागरी लिपि। तो आप चैनल से जुड़िए, क्लास से जुड़िए और अपनी तैयारी को और भी बेटर बनाइए, खूब मेहनत करिए, आगे बढ़िए। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, अगर कंटेंट समझ में आता है तो आप क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और क्लास के अंत तक बने रहने के लिए, चैनल से जुड़ने के लिए सभी प्रशिक्षुओं को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।